नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं सवाल जवाब शो है और हम लोग बात कर रहे हैं कि जो दर्शक हमारे सवाल भेजते हैं उनके जवाब देते हैं एक्सपर्ट। और पिछले सप्ताह जो हमने सवाल पूछे थे वो न्यूरो और ब्रेन से जुड़े जो सवाल थे, ढेर सारे दर्शकों ने अपने सवाल भेजे हैं और उन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर स्वप्निल जैन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं डॉक्टर स्वप्निल का थोड़ा परिचय दे दूं कि आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं और जयपुर में प्रैक्टिस करते हैं। आपने MBBS और MD की पढ़ाई SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से की है, जबकि आपकी न्यूरोलॉजी में जो DNB की पढ़ाई है दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से की है। आपकी विशेषज्ञता ब्रेन स्ट्रोक, मूवमेंट डिसऑर्डर, सिरदर्द और मिर्गी में है। आपको कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो डॉक्टर स्वप्निल बढ़ते हैं जो दर्शकों ने सवाल भेजे हैं उनकी तरफ। ढेर सारे दर्शकों ने सवाल भेजे हैं। जो पहला सवाल है उनका कहना है कि मुझे कभी कभी बाईं आंख से शुरू होकर बाएं हाथ और पैरों में कमजोरी महसूस होती है। कुछ समय तक ऐसा ही रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। थोड़ा बहुत सिर में भी हल्कापन, वो कह रहे हैं कि अनिच्छा महसूस होता है लेकिन कुछ समय बाद फिर से ठीक हो जाता है। एक न्यूरो फिजिशियन को दिखाया था तो उन्होंने कहा कि आपको एंजाइटी है, आप तनाव को अगर दूर करेंगे तो इसमें लाभ मिलेगा। अब वो जानना चाह रहे हैं कि इसमें आप सेकंड ओपिनियन दीजिए। अरविंद शर्मा जी हैं। ग्रेट, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअल में अगर हमारे सिर के आधे हिस्से के अंदर दर्द होता है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है कि मरीज की उम्र कितनी है। अगर यंग एज हमारे पास में पेशेंट होता है तो उसके अंदर हम आधे सिर के अंदर दर्द, जिसके अंदर कि एक तरफ का हाथ या पैर साथ में सुन्न हो जाए या उसके अंदर कमजोरी आ जाए, तो यूजुअल कॉज जो होता है वो माइग्रेन होता है। एंजाइटी रिलेटेड हेडेक्स जो होते हैं या एंजाइटी रिलेटेड सिम्टम्स जो होते हैं वो यूजुअली दोनों साइड ऑफ द बॉडी के ऊपर देखने को मिलते हैं या दोनों साइड ऑफ द सिर के ऊपर देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर यूनिलेटरल हमारे पास में सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी कि सिर्फ एक तरफ अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, तो सबसे पहला यंग एज के अंदर कॉज माइग्रेन रहता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज जो कि यंग एज और ओल्ड एज दोनों के अंदर हो सकता है, वो चीज़ है कि दिमाग में डेवलप होने वाली कोई भी गांठ, जो कि इन्फेक्शन की गांठ या कोई ट्यूमर या ऐसी कोई भी चीज़ जो अगर डेवलप हो रही है तो उसको जरूर रूल आउट कर लेना चाहिए। पर्टिकुलरली अगर थोड़ी कुछ टाइम के अंदर ही इस तरह के सिम्टम्स बीच बीच में आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस तरह का हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉज माइग्रेन है, बट ऐसे में मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि एक न्यूरो इमेजिंग या ब्रेन इमेजिंग जरूर करवाएं, जिसमें MRI या CT स्कैन करा करके हम सेकेंडरी कॉजेज को जरूर रूल आउट कर लें। एंग्जाइटी हमारा डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है। अगर हमें सब चीजें नॉर्मल दिख रही हैं, पेशेंट का प्रोफाइल ऐसा है कि जहां पे उसको दिनचर्या के अंदर एंग्जाइटी या स्ट्रेस वगैरह रहती है, सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर हम पेशेंट को एज एंग्जाइटी डिसऑर्डर या स्ट्रेस डिसऑर्डर लेबल करते हैं और उसके बाद में हम एंग्जाइटी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। बट हमारा सबसे पहला लक्ष्य ये होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिक कॉज है तो हम पहले उसको ढूंढ लें, उसको रूल आउट कर लें। उसको जितना जल्दी डायग्नोज कर लें उतना ही अच्छा हम उसको संभवतः ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अच्छा सर, इन्हें अभी सावधानियां क्या रखनी चाहिए? इनको मेन सावधानी ये रखनी है कि अचानक से अगर एक तरफ कमजोरी डेवलप हो जाती है तो अपने न्यूरोलॉजिस्ट को हाथों हाथ जरूर दिखाएं, क्योंकि ये ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। सेकंड जो सावधानी रखनी है कि जो कि हम माइग्रेन के अंदर यूजुअली बोलते हैं कि हमारे को 4 या 5 चीजें हैं जिनका कि मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। पहला है हमारा जो स्लीप शेड्यूल है वो फिक्स होना चाहिए। रात को आप किसी भी टाइम सोएं, सुबह किसी भी टाइम उठें, लेकिन वो एक फिक्स पैटर्न आप दोहराएं डेली, जिसमें 6 से 8 घंटे की नींद, रात को सोने से 2 घंटे पहले सारी स्क्रीन एक्सपोजर बंद, और दोपहर में अगर आप सोते हैं तो 1 घंटे से ज्यादा की नींद ना लें। सेकंड होता है हमारा मील्स का शेड्यूल, यानी कि खाने का शेड्यूल जो है वो हमें फिक्स रखना है। तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हमारे को फिक्स टाइम पे लेना है, और 3 घंटे या 4 घंटे से ज्यादा आप खाली पेट ना रहें। कभी बीच में आप फ्रूट्स ले लें, कभी आप सैलेड्स वगैरह ले लें, कभी पीने के लिए कुछ ले लें। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा लिक्विड्स का इंटेक, जो कि 3 से 3.5 लीटर पर डे, यानी 10 से 12 ग्लास लिक्विड्स, जिसमें पानी, लस्सी, छाछ, शिकंजी, नारियल पानी, ये सब चीजें आ जाती हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्ट्रॉन्ग स्मेल्स अवॉइड करें। जो आप साबुन और क्रीम यूज कर रहे हैं वो कम से कम खुशबू की हो, परफ्यूम्स और सेंट्स को अवॉइड करें। और फिफ्थ होता है कि जो आपका एनवायरनमेंट है उसमें थोड़ा सा आप ह्यूमिड और हॉट एनवायरनमेंट जो होता है उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, थोड़े से ठंडे एनवायरनमेंट में रहें। ये ज्यादातर तरह के पर्टिकुलरली माइग्रेन या टेंशन टाइप हेडेक्स जो होते हैं उनको प्रिवेंट करने में सहयोग करता है। लेकिन अगर आपको यूनिलेटरल सिम्टम्स बार बार में फिर भी हो रहे हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा करके और एक एप्रोप्रिएट न्यूरो इमेजिंग जरूर करवाएं। तो उम्मीद करते हैं अरविंद जी के जो सवाल हैं उनके विस्तार से जवाब मिल गए हैं। उसी हिसाब से वो अपनी सावधानियां रखेंगे, अपने डॉक्टर को दिखाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो अगले दर्शक हैं इनका कहना है कि मेरी उम्र 71 वर्ष है, फरवरी में हाइपरटेंशन के कारण लकवा हो गया था, बीमारी जल्दी डायग्नोज हो गई, इसलिए ठीक भी हो गई, लेकिन एक पैर में लचक रहती है और उनका कहना है कि कई बार पैर वहाँ नहीं रह पड़ता है जहाँ रखना चाहते हैं।
और जांघ के पास कमजोरी महसूस होती है उन्हें, और सुबह से कह रहे हैं कि जांघ की नसें चढ़ जाती हैं, 5 से 10 सेकंड तक तेज़ दर्द होता है। इसके अलावा घुटने और हिप के जोड़ों में भी दर्द रहता है, और रोज़ वो योग करते हैं। दवाइयों में वो टेल्मा 80 और इकोस्प्रिन 150/100 ले रहे हैं, और वो जानना चाह रहे हैं कि कैसे इसमें उन्हें राहत मिली। मोहन है रायपुर से। जी, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ हम आएंगे, घुटने और जो हिप जोड़ के अंदर जो दर्द है, ये आपकी 71 की एज के ऊपर यूजुअली आर्थराइटिस, जो कि हम गठिया बोलते हैं, बड़े जोड़ों की जो गठिया होती है, उसकी वजह से होता है। हो सकता है कि जो आपको लकवा आया था उसके अंदर इस चीज़ के सिम्टम्स आपके बढ़ गए हों। तो सबसे पहले हमारे को इस चीज़ के लिए एक सेपरेट इवैल्यूएशन चाहिएगा, जिसके अंदर कि हम ये देखना चाहेंगे कि आपके जो जोड़ हैं, घुटने के और हिप जॉइंट जो हैं, उनके अंदर स्पेस कम तो नहीं हो रही है, क्योंकि उसका एक बिल्कुल डिफरेंट मैनेजमेंट होगा। सेकंड चीज हम आते हैं कि जो आपको लकवा आया था उसके बाद में अगर आपको एक तरफ के पैर के अंदर थोड़ी बहुत अगर कमजोरी रह गई होगी, तो वो बहुत धीरे धीरे समय के साथ में जाती है। वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि ब्रेन के कौन से एरिया के अंदर आपका खून का थक्का जो है वो जमा था, और वो कितने टाइम के अंदर आपकी जो मेडिसिन है उनके थ्रू डिसॉल्व होता है, या आपकी बॉडी खुद जो है उसको कितने टाइम में रिपेयर करती है। तब तक के लिए आपके पैर के अंदर लचक रह सकती है। ऐसे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप दवाइयां जरूर कंटिन्यू करें, क्योंकि वो नए स्ट्रोक को आने से रोकती हैं। सेकेंडली, आप फिजियोथेरेपी और अपनी डाइट का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि वो आपकी जो मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के अंदर जरूर हेल्प करती है। तो ऐसे में कई बार विटामिन डी डेफिशिएंसी है, विटामिन ई डेफिशिएंसी है, ये कई बार हमारी मांसपेशियों को स्ट्रोक के अलावा कमजोर रखती हैं। तो उनको स्ट्रेंथन करने के अंदर ये 2 दवाइयां जो होती हैं, विटामिन डी एंड विटामिन ई, ये काफी हेल्प करती हैं। तो इन चीजों के सप्लीमेंट्स आपको जरूर लेने चाहिए। और अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं करवा रहे हैं तो फिजियोथेरेपी को जरूर कंटिन्यू रखें। साइमल्टेनियसली आप अपने हिप जॉइंट और नी जॉइंट की जो मैनेजमेंट है उसको जरूर करवाएं, क्योंकि कई बार अगर इनके अंदर गठिया डेवलप हो रखी होती है तो जो रिकवरी होती है स्ट्रोक से वो तो अपनी स्पीड से चलती है, पर ये चीजें उसके अंदर हिंड्रेंस यानी कि उसके अंदर बाधा लेकर के आती हैं। तो ये रिकवरी जो है ये दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी कि ब्रेन में हीलिंग कितनी स्पीड से हो रहा है, और साथ में हमारे अगर बड़े जोड़ की गठिया है तो उसका हम किस तरह से इलाज ले रहे हैं। जी बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक दर्शक हैं, इनका कहना है कि लगातार कई दिनों से एक साइड की आंख फड़फड़ा रही है, और वो जानना चाह रहे हैं कि क्या नीरों की समस्या है या फिर किसी विटामिन की कमी हो सकती है। अब वो जानना चाह रहे हैं कि इससे कैसे निजात पाएं। लेखराज जी हैं। ठीक है, तो एक तरफ की आंख फड़कर के अंदर हम एज न्यूरोलॉजिस्ट, ये डेफिनेटली न्यूरोलॉजी की ही बीमारी है, तो हम एज न्यूरोलॉजिस्ट इसके अंदर साइमल्टेनियसली और जो चीजें जानना चाहते हैं वो ये होती है कि अचानक से आंख सिर्फ फड़कन कर रही है, या फिर दोनों आंखें या एक आंख जो है अचानक से बंद हो जाती है और अपने से खोली नहीं जाती, जिसको कि हम ब्लेफेरोस्पाज्म बोलते हैं। या फिर अचानक से चेहरा जो है एक तरफ का वो भी साथ में टेढ़ा तो नहीं हो जाता, जिसको हम हेमीफेशियल स्पाज्म बोलते हैं। ये थोड़ी सी बड़ी बीमारियां हैं। लेकिन अगर सिर्फ आंखों के अंदर फड़कन है, केवल आंखें जो है वो ट्विच कर रही हैं, तो इनको हम बिनाइन आईलिड मायोकाइमिया बोलते हैं, यानी कि नॉर्मल जिसको लैंग्वेज के अंदर हम आंखें फड़कना बोलते हैं। इसके 4-5 सबसे इंपॉर्टेंट कारण होते हैं जिनको कि हम घर में ज्यादातर मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला होता है कि आपकी नींद अगर पूरी नहीं है तो उसकी वजह से ये आंखों में फड़कन काफी ज्यादा होती है। अगर आपको स्ट्रेस या एंग्जाइटी है तो उसकी वजह से भी होती है। पानी का इंटेक अगर आपका कम है, या आप खाली पेट रह रहे हैं, और फिर आते हैं हमारे पास में विटामिन डी और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। अगर ये इनमें से कोई भी फैक्टर्स आपके हैं तो आंखों में फड़कन जो है वो 1-2 दिन की जगह कुछ हफ्ते तक भी चल सकती है। अगर इसके बाद में भी ये सारे फैक्टर्स मैनेज करने के बाद में भी ये चीज मैनेजेबल नहीं होती है, तो फिर हम थोड़ा सा एडवांस लेवल ऑफ टेस्ट्स के ऊपर जाते हैं, जिसमें कि हम ईएमजी करके देखते हैं कि केवल कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स जो है केवल वही फड़कन कर रहे हैं, तो उसमें फिर हमारे को इंजेक्शन लगाना पड़ता है या कुछ उसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन देते हैं। यूजुअली केवल अगर आंखों में फड़कन है तो ये बहुत इजीली मैनेज की जा सकती है, उसके लिए आप घबराएं नहीं, लेकिन एक न्यूरोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं ताकि इसके कारण और इसके साथ साथ में और कोई कहीं पे समस्या तो नहीं है उसके बारे में जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। बिल्कुल। तो दर्शकों के जो सवाल हैं उनके जवाब विस्तार से दे रहे हैं डॉक्टर स्वप्निल जैन जी। अभी समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जो दर्शकों ने सवाल भेजे हैं उनके जवाब देंगे डॉक्टर स्वप्निल जैन जी। संघर्ष से लेकर सफलता की कहानी, आम से आइडल बनने वालों की जुबानी, कैसे फर्श से दिखने लगा अर्श, जिद जो बनेगी आपके लिए उत्कर्ष। खबरों से अलग एक नया शो सक्सेस सीक्रेट, शनिवार दोपहर 1:30 बजे और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ पत्रिका टीवी पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो डॉक्टर के सवाल जवाब स्पेशल शो में। हम लोग बात कर रहे हैं, दर्शकों ने जो न्यूरो से जो जुड़े सवाल भेजे हैं उनके जवाब दे रहे हैं डॉक्टर स्वप्निल जैन, आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं। सर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक दर्शक इनके कहना है, मेरे सिर में 3 साल से दर्द हो रहा है, मैंने इलाज भी खूब लिया लेकिन आराम नहीं मिल रहा है। ब्रेन की सीटी रिपोर्ट भी सामान्य है, महीने में 20 से 25 दिन तक ऐसा दर्द बना रहता है। अब वो जानना चाह रहे हैं कि इसका इलाज क्या है, और उन्होंने जो ऐसे सवाल भेजा था उस हिसाब से वो युवा दर्शक लग रहे थे। जी ज़रूर। तो क्योंकि आपको डेली ऑलमोस्ट 20 मतलब महीने में 20 से 25 दिन सिर दर्द रहता है, तो इसको हम एक ग्रॉस एक बड़े टर्म के अंदर इसको बोलते हैं क्रॉनिक डेली हेडेक। क्रॉनिक डेली हेडेक के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अगेन आपकी उम्र के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि हमें लगा कि आप यंग एज से हैं, तो 2 सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो हमारे पास में डेली हेडेक्स के होते हैं यंग एज ग्रुप के अंदर, वो माइग्रेन और टेंशन टाइप हेडेक होते हैं। टेंशन टाइप हेडेक जिनको कि हम मसल कॉन्ट्रैक्शन के फैल्जिया भी बोलते हैं। माइग्रेन टाइप जो सिरदर्द होता है वो यूजुअली ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स के ऊपर नीचे हो जाने की वजह से होता है, जिसकी वजह से कुछ हमारी नसें होती हैं जो कि सेंसिटिव ज्यादा हो जाती हैं, और वो यूजुअली एक तरफ का दर्द, लाइट और साउंड से इरिटेशन, उल्टी का मन होना, दर्द शुरू होने से पहले कुछ सिम्टम्स पता चलने लगना कि हाँ मेरे को सिरदर्द हो जाएगा, ये सारे सिम्टम्स माइग्रेन टाइप हेडेक में होते हैं। और दूसरा होता है टेंशन टाइप हेडेक। जैसे अगर हम लंबी दूर पे चलते हैं तो हमारे पैरों की मांसपेशियों में दर्द होता है, उसी तरह से अगर हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग चल रही है या स्ट्रेस चल रही है, तो जो हमारे आसपास की जो फेस और हेड के आसपास की जो मसल्स होती हैं वो तनाव में चली जाती हैं। तो इसको हम मसल कॉन्ट्रैक्शन के फैल्जिया या टेंशन टाइप हेडेक भी बोलते हैं। इसमें यूजुअली पूरे सिर के ऊपर जैसे कोई रस्सी का बैंड बांध दिया हो, इस तरह का दर्द होता है। यूजुअली कोई उल्टी का मन वगैरह नहीं करता है, कोई लाइट और साउंड से इरिटेशन नहीं रहता है, तो इसको हम फीचरलेस हेडेक भी बोलते हैं। किसी किसी पेशेंट में ये दोनों चीजें जो हैं ओवरलैपिंग रूप से मिलती हैं। यूजुअली जिनको लंबे समय से सिर दर्द हो रहा है, काफी नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा है, एक महीने में कई बार होता है, उनको यूजुअली यही 2 तरह के हेडेक्स होते हैं। और इनमें हमारे को सीटी स्कैन, एमआरआई, हम जो भी जांच करवाएंगे वो नॉर्मल मिलेगी, क्योंकि ये पूरी तरह से क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। तो अगर यही आपको 1 दिन 2 दिन के अंदर या 4-5 दिन के अंदर सडनली डेवलप हो गया है, तो हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये लंबे समय से चले आ रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सिर्फ दर्द की दवाइयां ना लें, क्योंकि दर्द की दवाइयां लंबे समय तक लेने से एक मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक नाम से भी एक बीमारी हो जाती है। यानी कि एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि वो जो दवाई है वो शरीर मांगने लगता है, मतलब कि वो दवाई जो होती है उसी से आराम पड़ता है और धीरे धीरे उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे में अपने न्यूरोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि इसमें हम प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि दर्द हो ही नहीं इस चीज के लिए दवाई देते हैं। तो आप जिस तरह की आपकी सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से मुझे यही लगता है कि आपको टेंशन टाइप हेडेक या माइग्रेन है, मुझे डेफिनेटली एग्जामिन करने से और ज्यादा हेल्प मिलेगी। और आपको एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, जिसको हम यूजुअली बहुत कम डोज से सिंगल मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं। डिपेंडिंग ऑन सिम्टम्स हम उसकी डोज को या ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं, और उसके हिसाब से आपका देखते हैं कि आपके सिम्टम्स कैसे मैनेज हो रहे हैं। तो इसमें हम दर्द की दवाइयां कम यूज करते हैं, हम प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जो होता है वो ज्यादा यूज करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो अगले दर्शक हैं इनका कहना है कि 4 साल पहले मुझे लकवा हुआ था, सब ठीक हो गया है, लेकिन मुंह का टेढ़ापन अभी भी ठीक नहीं है। अब वो जानना चाह रहे हैं कि क्या 4 साल बाद भी इस समस्या का निदान हो सकता है? देखिए, इसमें 2 चीजें आती हैं कि आपकी एज ग्रुप क्या है, जिसके हिसाब से ये डिटरमाइन होता है कि आपकी ब्रेन की रिकवरी कितनी होगी। हम लकवे के अंदर जो भी मेडिसिन देते हैं वो सेकेंडरी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता है, यानी कि आपको दोबारा लकवा ना आए इसके लिए मेन आधारित होता है ट्रीटमेंट। जो आपका प्राइमरी लकवा आया है उसको बॉडी खुद रिपेयर करती है। इसीलिए हम हमेशा ये बोलते हैं कि अगर आपको लकवा आया है तो आप जल्द से जल्द हमारे पास में पहुंचे, ताकि हम उस टाइम जो एक्यूट मैनेजमेंट देंगे वो आपकी इवेंचुअल डेफिसिट जो है, यानी कि आगे जाकर के आपको कितने लक्षण रह जाएंगे हमेशा के लिए, उन चीजों को मिनिमाइज करती है। तो इसीलिए हम हमेशा ये बोलते हैं कि आपको अगर लकवा हो गया है तो आप 7-8 दिन, 10 दिन, 12 दिन इधर उधर घूम करके और झाड़ा फूंका करा करके हमारे पास ना आए, आप जल्द से जल्द आए। जितना जल्दी आप आएंगे, इनफैक्ट हमारा एक टाइम विंडो होता है 4.5 घंटे का। अगर आप 4.5 घंटे के अंदर अंदर हमारे पास में आते हैं तो हम एक खून पतला करने की दवाई देते हैं, जो कि 70 to 80% पेशेंट्स के अंदर उस टाइम पे ही कंप्लीट रिकवरी ले आती है। अब हम आते हैं इस चीज के ऊपर कि हमारी फेस की मसल्स की रिकवरी कब होगी और कैसे होगी। फेस की मसल्स की रिकवरी काफी हद तक इस पर डिपेंड करती है कि हम फेस की एक्सरसाइजेस कितनी कर रहे हैं। तो आपको सबसे ज्यादा इस टाइम पे जो फोकस करना है वो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, यानी आपको एक बार लकवा आया है तो वापस ना आ जाए, उसकी दवाइयां चलेंगी, प्लस मांसपेशियों को रिकवर करने की दवाई और मांसपेशियों की ताकत की एक्सरसाइजेस। तो मांसपेशियों की ताकत की जो एक्सरसाइजेस होती हैं उसके अंदर हमें सारी मसल्स जो है वो एक्टिवेट करनी है आपको, चाहे वो फोरहेड की मसल्स हैं, चीक्स की मसल्स हैं, जॉ की मसल्स हैं, और ये एक्सरसाइज आपको काफी इंटेंसली करनी है, जिसकी बेसिस के ऊपर रिकवरी होती है। डेफिनेटली रिकवरी होगी, लेकिन आपको उसके अंदर काफी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा सर, लकवा होता क्यों है?
लकवा जो होता है हमारे पास में दो मेजर इसके कारण होते हैं, मतलब दो मेजर इसके टाइप्स होते हैं और उसके बेसिस के ऊपर ही इसके कारण होते हैं। तो दो मेजर टाइप्स जो होते हैं, एक होता है खून की नस बंद हो जाना ब्रेन के अंदर, जिसको कि हम इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं या ब्रेन इन्फाक्शन बोलते हैं, और दूसरा होता है खून की नस फट जाना, जिसको कि हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। इन दोनों के अलग अलग कारण होते हैं। हेमरेज का यूजुअल कारण जो होता है वो अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर होता है। इसीलिए जब हमारे पास मरीज आते हैं तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप उसको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लें उसका, और रेगुलर ट्रीटमेंट लें, क्योंकि अगर एक बार बॉडी की हैबिट पड़ गई कि हायर बीपी के ऊपर ही मुझे बॉडी को मेंटेन करना है, तो वो हमेशा के लिए डैमेजिंग हो जाएगा और वो छोटे छोटे ब्लीड्स बनाता रहेगा जब तक कि इवेंचुअल एकदम से बर्स्ट ना हो जाए वेसल। सेकंड होता है हमारे पास में इन्फेक्शन, यानी कि खून की नस बंद होना। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो इरिवर्सिबल रिस्क फैक्टर्स हैं वो है उम्र के साथ में। उम्र के साथ में कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे नसों में, खून की नसों में जमता जाता है, और वो जब उस खून की नस को पूरा बंद कर देगा तो वो क्लॉटिंग कर सकता है ब्रेन के अंदर। सेकेंड चीज जो होती है बीपी और शुगर और कोलेस्ट्रॉल, ये तीन इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं जिनका अगर हम टाइमली मैनेजमेंट शुरू कर दें, टाइमली डिटेक्ट करके टाइमली जांचों के साथ में हम अगर इनको प्रॉपर्ली कंट्रोल कर लें, तो हम इस्चेमिक स्ट्रोक्स को अराउंड 90 to 95% प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम वैसे देखें तो ऑलमोस्ट हर 4 से 5 व्यक्ति के अंदर एक व्यक्ति को लाइफ टाइम रिस्क होती है कि उसको कभी ना कभी लकवा आएगा। लेकिन वहीं अगर हम इन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर दें तो हम 90 से 95% स्ट्रोक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये दो मेन हमारे जो है स्ट्रोक के टाइप्स होते हैं, यानी कि लकवे के जो दो मेन प्रकार होते हैं, और मेन इनके रिस्क फैक्टर्स जो हैं बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा लैक ऑफ एक्टिविटी है, या आपका अगर वजन ज्यादा है, या कोई और बीमारियां हैं जो कि अनकंट्रोल चल रही हैं, ये सब चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं हमारे लकवा आने के अंदर। तो हमें डॉक्टर की जो सलाह के अनुसार हमारा जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको हमेशा फॉलो करना है, बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट रह करके, ताकि हम इवेंचुअल होने वाली बड़ी डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकें। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो अगले दर्शक हैं, इनके कहना है मेरे कमर में दर्द रहता है, यह दर्द पैरों के नीचे की ओर जा रहा है। हड्डी के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया नंबर 4 और 5 में समस्या है। अब उनके कहना है कि सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन ये सर्जरी नहीं चाह रहे हैं। संजय हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि उसमें आप उनकी मदद कीजिए। ओके, तो देखिए जो हमारा बैक पेन होता है, बैक पेन के कई कारण हो सकते हैं। बैक पेन के अंदर हमारी एक तो सबसे पहले वर्टिब्रल कॉलम हो गया, यानी जो हड्डियां हैं उनके बीच में हमारे डिस्क होती है, और डिस्क के बगल से फिर हमारे पास में जो नर्व्स हैं वो निकलती हैं, ऊपर के हिस्से में हाथ को सप्लाई करने के लिए, नीचे के हिस्से में पैर को सप्लाई करने के लिए। जिस लेवल पे आपकी डिस्क प्रोलैप्स करती है, यानी कि जैसे डिस्क सरकेगी वैसे ही वो आपकी जो नसें निकल रही हैं उसके ऊपर दबाव डालेगी, और वो नस जहां तक जा रही है वहां तक आपको दर्द रहेगा। डिस्क जैसी सरकती है उसके आसपास सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से मांसपेशियां जो होती है एकदम जकड़ जाती हैं, और उसकी वजह से वो दर्द जो होता है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में हम आते हैं इस चीज के ऊपर कि अब ऑपरेशन की जरूरत इसमें कब होती है। ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट हम सिर्फ 3 या 4 सिचुएशन के अंदर ही चलते हैं इसमें। पहला होता है कि जो नस आपकी दब रही है उस एरिया के अंदर अगर आपको कमजोरी भी आ गई है साथ में, यानी कि उस पार्ट की जो मसल्स हैं, जो आपकी मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो गई हैं साथ में, या पतली पड़ रही हैं वो, या उसमें स्ट्रेंथ नहीं रही है, जैसे कि अगर आप पैर जो है वो पूरा उठा नहीं पा रहे हैं, या चप्पल जो है वो आपके पैर से निकल जा रही है, तो हमारी पहली इंडिकेशन होती है कि हम सर्जरी की तरफ जाएं। सेकंड होता है सेंसरी डेफिसिट, यानी कि मेजर आपका उस नस के एरिया में सेंसेशन खराब हो जाए, जैसे कि पैर में आपके छाले पड़ने लग जाएं, घाव पड़ने लग जाएं, या फिर जो आपने पेशाब लेट्रिन वगैरह जो है उसका आपको पता ना रहे, तो ये सेकंड इंडिकेशन होती है जिसके अंदर कि हम ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। और तीसरी इंडिकेशन ये होती है कि अगर हम आपको जो दवाइयां दे रहे हैं इस नर्व के इरिटेशन को कम करने के लिए, जो कंजर्वेटिवली हम मैनेज कर रहे हैं, और हमने 3 to 6 मंथ्स आपको एप्रोप्रिएट डोज के ऊपर मैनेज कर लिया, पेन लेकिन बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, तो ये तीसरी इंडिकेशन होती है सर्जरी की तरफ जाने की। तो अगर आपको इन 3 में से कोई भी चीजें हैं तब तो हमें इमीडिएटली सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। अगर इन 3 में से आपको कुछ भी नहीं है, हल्का फुल्का दर्द है केवल, तो हम डेफिनेटली उसको पहले मेडिकली मैनेज करना प्रेफर करते हैं। अगर मेडिकली मैनेजमेंट से ठीक नहीं होते हैं तो ही हम जाकर के सर्जरी की तरफ जाते हैं। तो आप पहले एक बार एक न्यूरोलॉजिस्ट को भी साथ में कंसल्ट करें, जिससे कि वो आपकी डेफिसिट्स, यानी कि आपको क्या क्या चीजें उसकी वजह से लक्षण है उनको इवेलुएट कर सकें, और उसके हिसाब से डिसाइड करें कि सर्जरी की तरफ जाना है या नहीं जाना। बिल्कुल। हेलो डॉक्टर, में समय हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जो दर्शकों के सवाल हैं उनके जवाब देंगे डॉक्टर स्वप्निल जैन। बात होगी दिल की, दिमाग की, शरीर के हर हालात की। बात होगी सबसे बड़ी ईश्वरीय सौगात की, सेहत के संसार में नित नए करामात की। जानेंगे कैसे रखें खुद को सेहतमंद।
दूर रहे हर पीड़ा, जीवन में हो आनंद। देखिए सेहत और जिंदगी हर रविवार सुबह 11 बजे और दोपहर 2:30 बजे सिर्फ पत्रिका टीवी पर। लोकतंत्र का उत्सव फैसले के दिन में आपका स्वागत है। फिर सजा चुनाव का संसार। तो अनुमान, दावों और अटकलों का दौर खत्म और आज परिणाम की बारी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव का पहला नतीजा आ गया है। फैसले का दिन है, 4 राज्यों के परिणाम धीरे धीरे सामने आने लगे। हवा महल से बाल मुकुंदा आचार्य, ये बड़ी जीत जयपुर में। जनता से खबरों का सीधा सरोकार। वडोदरा में छाई चुनावी बयान और यहाँ कांटे का मुकाबला दिख रहा है। फिर पत्रिका पर भरोसा पा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पत्रिका के हेलो डॉक्टर सवाल जवाब स्पेशल शो में। और ढेर सारे दर्शकों ने न्यूरो से जुड़े जो सवाल भेजे थे उनके जवाब दे रहे हैं डॉक्टर स्वप्निल जैन जी। जो अगला सवाल है उसमें जो दर्शक हैं उनका कहना है कि मैं काफ़ी समय से तनाव महसूस करता हूँ, इससे सिर में दर्द शुरू हो जाता है। अब वो चाह रहे हैं कि क्या इस तनाव से सिर दर्द को कैसे कम कर सकते हैं। प्रतीक हैं इंदौर से। जी, तनाव जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है सिर दर्द होने का, जिसको कि जैसा मैंने पहले भी बताया टेंशन टाइप हेडेक या मसल कॉन्ट्रैक्शन किफेलिया बोलते हैं। जो हमारे तनाव होता है, जैसे हम किसी पेशेंट को पूछते हैं भाई आपको तनाव रहता है या स्ट्रेस रहता है, तो वो एक सिरे से खारिज कर देते हैं उस चीज को। तनाव का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हम कोई बहुत ज्यादा मेजर स्ट्रेस के अंदर है। तनाव का मतलब ओवर थिंकिंग भी हो सकता है कि अगर कोई छोटी सी बात है वही चीज हमारे दिन भर दिमाग के अंदर घूम रही है। तो ये हमारे ब्रेन की बनावट के ऊपर, ब्रेन के केमिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्ट्रेस या कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टेंशन अगर हमारे को है तो वो हमारे को कितनी फील होएगी। तो अगर किसी को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्ट्रेस ज्यादा फील होती है तो उसमें हमारे मांसपेशियां जो होती हैं फेस और हेड के आसपास की, वो खिंचाव में चली जाती है, वो तनाव में चली जाती हैं साथ में, और उसकी वजह से वो दुखने लगती है, उसकी वजह से वो दर्द रहने लगता है, जो कि एक बिल्कुल टाइट बैंड का जैसा होता है। इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो यूजुअली हम जो जड़ का कॉज है, यानी कि जो तनाव है, स्ट्रेस है, टेंशन है या ओवर थिंकिंग है, उसका ट्रीटमेंट करके हम करते हैं। अगेन हम बिल्कुल कम डोज पे जो मेडिसिन होती हैं पहले उनसे स्टार्ट करते हैं, प्लस हम उसमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये देखते हैं कि पेशेंट को कितनी डोज की रिक्वायरमेंट है, कितनी दवाई की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हम दर्द की दवाइयां देना ज्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि अगर हम दर्द की दवाइयां दे रहे हैं तो दर्द की दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंस हो जाएगी और वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर कारण है तो हम पहले कारण को ठीक करें, अगर वो कारण ठीक हो जाएगा तो डेफिनेटली हेडेक भी ठीक हो जाएगा। तो तनाव से रिलेटेड जो भी सिर दर्द होते हैं उसमें हम पहले तनाव का ट्रीटमेंट करते हैं। उसके लिए आप एक न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें ताकि वो आपको जो आपकी एज ग्रुप है, जो जिस तरह का आपको तनाव है, जिस तरह के आपको सिम्टम्स हैं, किस तरह की और बाकी बीमारियां कोई आपको हैं तो नहीं, उसके अनुसार आपकी एक दवाई स्टार्ट होगी। उसकी बेसिस पे आपका तनाव धीरे धीरे कम होगा और जैसे जैसे तनाव कम होगा आपको सिर दर्द के एपिसोड्स डेफिनेटली कम हो जाएंगे। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो अगले दर्शक इनका कहना है 2 साल पहले नंबर 4 और 5 की सर्जरी हुई थी क्योंकि कमर के नीचे दर्द शुरू हो गया था। अब दोबारा से दर्द शुरू हो गया है। अब वो जानना चाह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है दोबारा सर्जरी करने की जरूरत पड़ेगी। और ये सुधीर हैं रायपुर से। जी, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर आपको कोई भी डिस्क रिलेटेड बीमारी है जिसकी वजह से आपको दर्द रहता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है आपके लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर आप एक बार के लिए सर्जरी से बच गए हैं या आपकी एक बार सर्जरी हो भी चुकी है तो उस चीज को वापस होना प्रिवेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्क जो है हमारे शरीर में बहुत सारी है, सिर्फ एक ही डिस्क नहीं है। तो बार बार में कोई और दूसरी डिस्क भी अफेक्ट हो सकती है अगर आपके लाइफस्टाइल चेंजेस आपने फॉलो नहीं किए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है झुक के काम नहीं करें आप। बैंड जो होता है यानी कि हमारी जो कमर के ऊपर जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस होता है वो आप बिल्कुल भी ना दें। कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक अच्छा रखें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। वेट लॉस करें, बीपी कंट्रोल रहे, स्मोकिंग या अल्कोहल बिल्कुल ना करें, जिससे कि हमारा स्पाइन हेल्दी रहे। अगर स्पाइन हेल्दी रहेगा तो पहली चीज जो ऑलरेडी डिस्क है उसके रिपेयर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकेंडली आपको वापस डिस्क डिजीज होना या पहली बार डिस्क डिजीज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब जैसा कि आपने कहा कि आपको ऑलरेडी डिस्क थी, आपने एक बार ऑपरेट करा लिया, आपको वापस दर्द रहने लगा है। अगर सिंपल केवल पेन है
तो जैसा मैंने पहले भी समझाया, अगर सिर्फ दर्द है तो हम केवल आपकी जो नर्व को इरिटेट करने के को उसको अफेक्ट करने वाली जो दवाइयां होती हैं, पहले उन्हीं की डोज को हम एडजस्ट करते हैं, यानी कि आपकी नर्व इरिटेट ना हो इस चीज के हिसाब से हम पहले आपको मेडिकली मैनेज करते हैं। अगर हमें लगता है कि आपको कोई वीकनेस हो रही है या उस एरिया के अंदर आपको कोई सेंसरी लॉस हो रहा है, उस एरिया में आपको नमनेस आ रही है या उसके अंदर कीड़े जैसे सेंसेशन आ रहे हैं, इस तरह की कोई चीज आपको बार बार पैरों में छाले वगैरह हो रहे हैं, तो हम डेफिनेटली सर्जरी की तरफ जाते हैं। या पेशाब लैट्रिन के अंदर आपको जैसे लीक हो जाता है, यूरिन लीक हो रहा है या फिर बार बार लूज मोशंस हो रहे हैं, ऐसा कोई भी चीज हो रही है तो हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। अदरवाइज यूजुअली हम मेडिकली मैनेज करते हैं। अगर पहले सर्जरी हुई भी है तो ये इस बात का प्रेडिक्टर नहीं होता कि हमें वापस भी सर्जरी ही चाहिए। पहले आप एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, आपकी क्या डेफिसिट्स है उसके हिसाब से और आपके सिम्टम्स के हिसाब से पहले आपको मेडिकली मैनेज करने का ट्राई किया जाएगा। अनलेस की डेफिसिट्स बहुत सीवियर हो, अगर पैर नहीं चल रहा है, पैर उठ नहीं रहा है, ऐसा कुछ भी चीज है तो फिर डेफिनेटली सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। अदरवाइज ज्यादातर जो बैक पेन्स होते हैं वो हम मेडिकली मैनेज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक दर्शक इनके कहना है, जब मैं पढ़ने बैठता हूं तो सिर में तेज दर्द हो जाता है। पहले डॉक्टर ने कहा था कि आंख चेक करवा लो, आंख में कोई समस्या नहीं है। और सृष्टि है, अब जानना चाह रही हैं कि जब आंख में समस्या नहीं है तो सिर दर्द क्यों हो जाता है? जी, इसके अंदर मैं डेफिनेटली ये जानना चाहूंगा कि आपको सिर्फ पढ़ाई के वक्त सिर दर्द होता है या आप कोई भी चीज जो पास की देख रही हैं उस टाइम पे आपको सिर दर्द होता है? यूजुअली अगर पास की चीजें या फिर पढ़ाई की चीजें देखने के ऊपर अगर सिर दर्द होता है तो हम इसको अकोमोडेशन फेलियर बोलते हैं। यानी कि अगर आंखों की जो हमारी, जैसे ही हम कोई चीज को पास लेके आते हैं, हमारी आंखें बीच के अंदर कन्वर्ज करती हैं और उस चीज के ऊपर फोकस बनाती हैं। अगर इस चीज के अंदर कोई डेफिसिट है कि ये आंखें जो हैं वो पास में नहीं आ पा रही हैं, तो ऐसे के अंदर कई बार अकोमोडेशन फेलियर रिलेटेड हेडेक हो जाता है, जिसकी वजह से जिसका ट्रीटमेंट कंप्लीटली एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है, जिसमें आपका आई का जो टेस्ट होंगे, जो आपकी विजुअल एक्टिविटी है, यानी कि आपको दिखाई तो सब कुछ सही दे रहा है ना, पास की नजर आपकी बिल्कुल सही आएगी, आपका कलर विजन बिल्कुल सही आएगा, आपकी आंखों का रेटाइना बिल्कुल सही आएगा, लेकिन प्रॉब्लम जो होगी वो मांसपेशियों की फेलियर, मांसपेशियों का जो तालमेल है कि जब हम दूर की चीज देखते हैं तो आंखें थोड़ी सी डाइवर्ट करती हैं और जब हम पास की चीजें देखते हैं तो आंखें थोड़ी सी कन्वर्ज करती हैं। तो इसके अंदर आपको डेफिनेटली एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड हेडेक है तो हो सकता है आपको पढ़ाई बदलने की जरूरत हो, मतलब पढ़ाई से आपको स्ट्रेस हो रहा हो, और अगर कोई भी नजदीक की चीज देखने से आपको सिर दर्द होने लगता है तो वो एकोमोडेशन फेलियर का एक सिम्टम हो सकता है और उसके लिए आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे को फिर आपकी एमआरआई वगैरह करा करके देखना पड़ेगा कि कहीं ब्रेन के पिछले हिस्से के अंदर कहीं कोई चीज है तो नहीं जो कि अकोमोडेशन फेलियर कर रही है। जी, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक दर्शक इनके कहना है, मेरे चाचा को 2 माह पहले ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी हुई थी, अब ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि कई बार ये दोबारा भी हो सकता है, तो दोबारा ब्रेन ट्यूमर ना हो इसके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? विराग हैं जोधपुर से। जी, ब्रेन ट्यूमर पहली चीज तो दोबारा होगा या नहीं होगा ये ब्रेन ट्यूमर के टाइप पे डिपेंड करता है। कुछ बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जिनके कि दोबारा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जैसे कि मेनिंजोमा वगैरह, और कुछ ब्रेन ट्यूमर्स जो होते हैं वो बहुत हाई चांसेस रखते हैं कि उनके अंदर उनकी रिकरेंस हो जाए। जिनके अंदर बहुत हाई चांसेस होते हैं रिकरेंस के, यूजुअली उनका हम डाइटरी प्रिवेंशन कुछ भी हमारे पास में नहीं होता या नॉर्मल लाइफस्टाइल प्रिवेंशन के बहुत ज्यादा हमारे पास में ऑप्शंस नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी इसके अंदर जैसा कि हम कोई भी तरह का अगर कैंसर है शरीर के अंदर तो उसके लिए हम कॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं कि वो कॉमन फैक्टर्स अगर हम फॉलो कर लें तो हम ज्यादातर कैंसर्स को प्रिवेंट कर देंगे। तो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो आता है वो स्मोकिंग का आता है कि अगर कोई भी तंबाकू का सेवन कर रहा है किसी भी रूप में, चाहे वो स्मोकिंग में है, चाहे वो गुटखे में है, चाहे वो जर्दे में है, किसी भी चीज के अंदर है, तो तंबाकू का सेवन जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से आप बंद करें, जिनका भी सर्जरी हुई है और जो भी आसपास है, ताकि उनको, क्योंकि कई ब्रेन ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि फैमिली में रन करते हैं, यानी कि अगर किसी को हुआ है तो वो डिपेंडिंग ऑन ट्यूमर टाइप वो फैमिली के अंदर किसी और को भी हो सकता है। तो तंबाकू का सेवन बिल्कुल ना करें, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें। इसके अलावा जो भी आपके कोमॉर्बिडिटीज हैं, आपका बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीजें जो हैं वो आपकी बिल्कुल कंट्रोल रहनी चाहिए। और साथ में मैं इसमें हमेशा एक एडवाइस देता हूं कि जो ओवर कुक्ड फूड होते हैं या जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उनका इंटेक बिल्कुल भी ना करें। तो वेजिटेरियन डाइट के अंदर जैसे पापड़ है, अचार है, इन चीजों का आप इंटेक कम से कम रखें। या जो स्मोक्ड फूड्स होते हैं जैसे स्मोक्ड पनीर या स्मोक्ड चीज जो होता है वो काफी ज्यादा चलता है, तो उन चीजों का हम इंटेक कम से कम रखें, क्योंकि उनके अंदर ऐसे कार्बन रिलेटेड पार्टिकल्स डेवलप हो जाते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर उत्पन्न करते हैं। जैसे कि रेड मीट होता है, अगर वो ओवर कुक्ड है, हमारे राजस्थान में बहुत फेमस है रेड मीट, लेकिन उसके अंदर ऐसे कई कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड ले रहे हैं चाहे वेजिटेरियन फूड ले रहे हैं, आप वो हेल्दी फूड लें। और जो अनहेल्दी फूड होता है, ओवर कुक्ड फूड होता है या फिर बार बार एक ही तेल में पकाया हुआ फूड होता है, उन चीजों को आप अवॉइड करें, जिससे कि हम रिकरेंस के चांसेस या पहली बार होने के चांसेस को सबसे कम से कम रख सकें। बिल्कुल।
तो दर्शकों ने जो न्यूरो से जुड़े जो सवाल हैं उनके जो विस्तार से जवाब देने के लिए हम डॉक्टर स्वप्निल जैन जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने अपना समय निकाला और पत्रिका के स्टूडियो आए और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। हेलो डॉक्टर में आज सिर्फ इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।